हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज मैं कक्षा 11 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं से आज जो टॉपिक पढ़ाने जाऊंगा उस टॉपिक का नाम है रासायनिक सूत्र। ठीक, रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसी भी यौगिक में उपस्थित भिन्न भिन्न परमाणुओं की संख्या को जिससे हम प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र। मतलब यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम रासायनिक सूत्र के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और यौगिकों के जो परमाणुओं की संख्या है या रासायनिक सूत्र है, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूलानुपाती सूत्र। पहला क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले यौगिक में उपस्थित भिन्न भिन्न परमाणुओं की संख्या का आपेक्षिक मान उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मतलब भिन्न भिन्न परमाणुओं की संख्या का आपेक्षिक मान कौन सा? आपेक्षिक मान उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एसिटिक अम्ल ले लेते हैं। ठीक, एसिटिक अम्ल कैसे ऐड करते हैं? CH3COOH। ठीक, जो एसिटिक अम्ल है इनमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के नंबर काउंट कर लेते हैं। कार्बन कितना दिया हुआ है? 2, एक इधर है एक इधर। हाइड्रोजनों की संख्या कितनी हो गई? 4। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 2। तो इसका जो आपेक्षिक मान है, इसका जो आपेक्षिक मान है वो क्या हो जाएगा? CH2O। क्या हो जाएगा? CH2O। और यही क्या है? हमारे एसिटिक अम्ल का, किसका? एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र। किसका है? एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र। बात समझ में आ गई? चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का ले लेते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल कैसे राइट करते हैं? C2H2O4। यही होता है ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र, है ना। चलो इसका हम लोग क्या निकालते हैं? आपेक्षिक मान निकालते हैं। जब हम इसका आपेक्षिक मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? CH2O। क्या हो जाएगा? CH2O। ये क्या हो जाता है? हमारा ऑक्जेलिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र। ये किसका सूत्र है? मूलानुपाती सूत्र ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका है? ऑक्जेलिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र। बात समझ में आ गई? ठीक, आपेक्षिक मान यदि हम निकाल लेते हैं तो उसका क्या हो जाता है? मूलानुपाती सूत्र हो जाता है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये आपेक्षिक मान हम कैसे निकालेंगे? आपेक्षिक मान का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको किसी भी यौगिक का आपेक्षिक मान निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है? आपेक्षिक मान बराबर अणुसूत्र बटे 2। क्या करना है? अणुसूत्र बटे 2। अब देखिए एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? C2H4O2। यही होता है ना। ठीक है, अगर हम इसको चाहें तो क्या ये ट्वाइस के बराबर नहीं है? 2 into C। अगर यहां पर से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन कर लें तो क्या होगा? कार्बन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 1 हो जाएगा। 2 कॉमन हमने ले लिया, 2 परमाणु हमने कॉमन ले लिया तो बटे 2, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा। आ गया कि नहीं अपेक्षिक मान? अब समझ में आ गया ना। किसी भी यौगिक का आपेक्षिक मान आप आसानी से निकाल लेंगे, कोई डाउट तो नहीं होगा। अब बात समझ में आ गई ना, आपेक्षिक मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आपेक्षिक मान ही उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, या हम ये कहें कि वो कौन सा दूसरा सूत्र है। ठीक, दूसरे नंबर में आता है अणु सूत्र। क्या आता है? अणु सूत्र। ठीक, अणु सूत्र क्या होता है? किसी भी यौगिक में उपस्थित भिन्न भिन्न परमाणुओं के वास्तविक संख्या को उस यौगिक का अणु सूत्र कहते हैं। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? कि किसी भी यौगिक में उपस्थित भिन्न भिन्न परमाणुओं के
वास्तविक मान को ही उस यौगिक का अणुसूत्र कहते हैं। ठीक, अब जैसे एसिटिक अम्ल ही ले लेते हैं, CH3COOH। ठीक है, इनमें परमाणुओं की संख्या कितनी है? कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 2। यही क्या हो जाएगा? अणुसूत्र। यही क्या हो जाएगा? अणुसूत्र। किसका अणुसूत्र है? एसिटिक अम्ल का, है ना भाई। वास्तविक संख्या ही तो है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। बात समझ में आ गई ना? ठीक, यही क्या हो जाएगा? हमारे एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र। अब अगर मैं ऑक्जेलिक अम्ल की बात करूं तो ऑक्जेलिक अम्ल में C2H2O4 होता है। यही क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल का अणुसूत्र। किसका हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका है? ऑक्जेलिक अम्ल का अणुसूत्र। बात समझ में आ गई? ठीक, कोई भी यौगिक है उनमें उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या ही उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाती है। ठीक, क्लियर हो गई? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। जो तीसरा नंबर है वो क्या होता है? संरचना सूत्र। क्या होती है? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र का मतलब क्या होता है? कोई भी यौगिक है उसमें उपस्थित परमाणुओं की जो व्यवस्थित संरचना है वही उसकी क्या कहलाती है? संरचना सूत्र। मतलब यदि हम उसको व्यवस्थित करने का जो क्रम है अगर हम उसे रख दें तो वो उस यौगिक का संरचना सूत्र बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं CH3COOH का ही, क्योंकि स्टार्टिंग से हमने एग्जाम्पल इसी का लिया है तो इसी के देख लेते हैं। तो जहां पर जो एसिटिक अम्ल में उपस्थित परमाणु हैं उनकी जो व्यवस्थित करने का जो क्रम है वो इस प्रकार है। पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन ऐसे व्यवस्थित होते हैं। ठीक, दूसरे कार्बन में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, जबकि दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ OH बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र है। क्या है ये? एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र है। ठीक, कभी कभी इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं CH3COOH। तो ये भी हमारे ऑक्जेलिक अम्ल का ही एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र। ठीक, चलिए अच्छा ऑक्जेलिक अम्ल का देख लेते हैं। जब आ ही गया है तो C2H2O4 होता है, तो इसका जो संरचना सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। पहले कार्बन पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ OH बंध बना लेता है। ठीक, दूसरे कार्बन में भी सेम ऐसा ही होता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर के OH बंध बना लेता है। ये हमारा क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का संरचना सूत्र। ठीक, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथ। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो अपेक्षित मान हो गया। अगर जैसे आपसे पूछ ले कि अणुसूत्र, एक और फॉर्मूला है, अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र को पावर n। मतलब अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र के मल्टीप्लाई बाय n के बराबर होता है, जहां पर n क्या है? ये नंबर होते 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक, ये भी मैं अभी राइट कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में मूलानुपाती सूत्र पूछ लेता है तो सॉल्व करने के बाद जो आते हैं वही उसका मूलानुपाती सूत्र होगा, लेकिन अणुसूत्र पूछा जाएगा तो हमको इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ी। चलिए हम एक क्वेश्चन राइट करते हैं फटाफट से। देखिए हमने एक क्वेश्चन राइट कर दिया है कि एक यौगिक, अब वो यौगिक कौन सा है हमें भी नहीं पता। ठीक, बताया है कि एक यौगिक है, उसका भारात्मक संघटन। भारात्मक संघटन का मतलब क्या होता है? एक यौगिक है उसमें भिन्न भिन्न जो परमाणु हैं इतने प्रतिशत के हिसाब से व्यवस्थित है। जैसे कॉपर है 25.46%, सल्फर है 12.82%, ऑक्सीजन है 25.65% और H2O है 36.07%। ठीक है, अब इसको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, और हमको सॉल्व करने के बाद इस कौन सा यौगिक है ये पता करना है। ठीक है, उसके बाद बताया है कि उस यौगिक का अणुसूत्र भी ज्ञात करना है। यदि उसका अणुभार, किसका अणुभार? जो यौगिक आएगा उसका अणुभार कितना है?
249.5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक विधि होती है, और वो विधि कैसी होती है? टेबल में बनती है। किस में बनती है? टेबल में। उस टेबल में सबसे पहला जो कॉलम होता है, वो सबसे पहला कॉलम किसका होता है? तत्व का। किसका होता है? तत्व का, मतलब कौन सा तत्व दिया हुआ है। ठीक। उसके बाद जो दूसरा कॉलम होता है प्रतिशतता का। किसका? प्रतिशतता, मतलब वो तत्व कितने प्रतिशत में दिया हुआ है। उसके बाद जो तीसरा कॉलम होता है वो होता है मूलानुपात का, मतलब मोल अनुपात। क्या? मोल अनुपात। ओके। और जो हमारा लास्ट वाला कॉलम होता है वो होता है सरल मोल अनुपात। ओके। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही इजी है, बस समझने की देरी है। ठीक है। सबसे पहला तत्व क्या है हमारा? कॉपर है। दूसरा तत्व कौन सा है? सल्फर। तीसरा तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। चौथा तत्व कौन सा है? H2O। ठीक है। कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन और पानी, H2O। कॉपर कितना दिया हुआ है? 25.46%। ठीक है। भारात्मक लगा हुआ है, इसका मतलब इतने ही ग्राम होएगा, है कि नहीं? प्रतिशत दिया है वो भी किसमें? भारात्मक में है। ऐसे सल्फर है 12.82। ऑक्सीजन दिया हुआ है 25.65 ग्राम में ही है सारे के सारे। ठीक है, ग्राम। ओके। और उसके बाद H2O दिया हुआ है 36.07% या ग्राम। ओके। चलिए मोल अनुपात, सबसे पहले इसका क्या निकालना है? मोल अनुपात। और मोल अनुपात निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मोल बराबर क्या होता है? होता है पदार्थ का भार ग्राम में बटे पदार्थ का अणुभार। क्या होता है? पदार्थ का अणुभार। ठीक। चलिए सबसे पहले पदार्थ का भार दिया है ग्राम में, चलिए राइट करें 25.46 बटे कॉपर का जो अणुभार होता है वो होता है 63.5। कितना होता है? 63.5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में लगभग आएगा 0.40। देखिए दशमलव के बाद हम केवल 2 नंबर तक ही लेकर के जाएंगे, उससे आगे नहीं लेकर के जाएंगे। ठीक है, इससे हमें कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक। ऐसे ही सल्फर का देखते हैं। सल्फर का भार दिया हुआ है 12.82 और इसका अणुभार कितना होता है? 32। कितना होता है? 32.00। अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसको भी सॉल्व करने में जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा लगभग 0.40। ठीक। अब देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का भार दिया हुआ है 25.65 ग्राम। ओके। और इसमें दिया हुआ है इसका अणुभार कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। ठीक है, 16.0। ओके। तो ये हो जाएगा 1.60। लगभग कितना आएगा? 1.60 के बराबर। ओके। अब बात करते हैं पानी की। अभी पानी बचा हुआ है ना? हाँ, इसका हो जाएगा 36.07। दिखाई दे रहा है? हाँ, 36.07 बटे पानी का जो अणुभार होता है वो होता है 18। कितना होता है? 18। ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.00 के आसपास। कितना आएगा? 2.00 के आसपास आएगा। ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका सरल मोल अनुपात निकालते हैं। तो सरल मोल अनुपात निकालने के लिए क्या होता है, हमें देखना पड़ेगा क्या कि इन जो अनुपात आए हैं इनमें से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। ठीक। तो देखा जाए तो सबसे छोटा अनुपात ये है ना, 0.40। ये भी 0.40 है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सरल अनुपात निकालते हैं तो सबसे छोटे वाले मोल अनुपात से सभी मोल अनुपात में भाग दे देते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये 0.40 है, इसमें किसका भाग दे देंगे? सबसे छोटा मूल अनुपात कितना है? 0.40 का। इसमें भी 0.40 में भाग दे देंगे 0.40 का। इसमें भी 1.60 है, किसका भाग देंगे? सबसे छोटे वाले मूल अनुपात का। वो क्या है? 0.40। अब बचाइए, इसमें भी 2.00 भाग देंगे 0.40 का।
अगर हम सबसे छोटे वाले मूल अनुपात से भाग दे देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारा सरल अनुपात। अगर हम इसमें से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 1, इसको डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 1, इसमें से डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 4 और इसमें से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 5। मतलब कॉपर की संख्या कितनी है 1, सल्फर की संख्या कितनी है 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 और पानी की संख्या कितनी है 5। चलिए हम इसका क्या निकालते हैं मूल अनुपाती सूत्र। कॉपर हो गया Cu 1 है, S 1 है, O 4 है और पानी कितना दिया हुआ है 5। तो ये हमारा क्या आ गया मूलानुपाती सूत्र। क्या आ गया मूलानुपाती सूत्र। ये क्या आया है कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब हमें यौगिकों का पता चल गया कि यौगिक का क्या नाम है कॉपर सल्फेट है, इसका मूल अनुपाती सूत्र हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं अणुसूत्र। क्या निकालेंगे अणुसूत्र। चलिए इसका अणुसूत्र निकालते हैं। तो अणुसूत्र निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फॉर्मूले पे ध्यान देना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या दिया हुआ था अणुसूत्र बराबर क्या होता है मूलानुपाती सूत्र की पावर n। ठीक, तो चलिए मूलानुपाती जो सूत्र है इसका हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले एटॉमिक वेट मतलब इसका अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉपर का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 63.5, सल्फर की कितना होता है 32 और उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन पे होता है 16, तो 4 पे क्या हो जाएगा 16 64 प्लस एक पानी में होता है 18, तो 5 पानी में कितना हो जाएगा 18 पंचे 90। इन सभी को क्या करेंगे अब हम टोटल करते हैं। ठीक, जब टोटल करेंगे तो टोटल करने में हमें कितना मिल रहा है 249.5। कितना मिल रहा है 249.5। चलिए अब देखते हैं अणुसूत्र बराबर मूल अनुपाती सूत्र कितना दिया 249.5 की पावर n। अब ये बताइए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका यदि अणुसूत्र 249.5 है तो इसका हमें अणुसूत्र निकालना है। तो उसने अणुभार जो दिया है 249.5 और ये भी तो अणुभार उतना ही तो आ रहा है 249.5 के बराबर ही तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब जो हमारा अणुसूत्र है वो कितना आ जाएगा 249.5 और ये हो जाएगी इक्वल टू 249.5 मतलब n बराबर क्या हो जाएगा 249.5 बटे 249.5 क्रॉस करेंगे तो 1 आएगा। मतलब उस यौगिक का जो अणुसूत्र है वो भी यही होगा। वो भी क्या होगा CuSO4 × 5H2O। यही क्या है अणुसूत्र भी हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र। अगर यहाँ पर इसका करेक्शन करने में n 1 की जगह 2 आ जाता तब क्या करते हैं 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, लेकिन 1 ही आया है इसलिए इसका अणुसूत्र भी वही होगा और इसका मूलानुपाती सूत्र भी यही होगा। ओके बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, बाय।